Hello, pupil teachers. We are back here again with a new video. And in the series of the concept of teaching, today we are going to know about the functions of teaching. Functions की अगर हम बात करें तो टीचिंग के मेनली 3 functions हमें देखने को मिलते हैं. First is diagnosis, second is prescription, and third is evaluation. अभी तक हम ये देख चुके हैं कि टीचिंग का जो पैरामीटर है वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग डायरेक्शंस में टीचर के थ्रू चलता है, जिसमें जो स्टूडेंट है और जो करिकुलम है वो दोनों के बीच में एक मिडवे का काम करता है. टीचर जब टीचिंग करता है तो द वेरी फर्स्ट थिंग ही और शी हैज टू परफॉर्म इज knowing about these 3 functions so that the teacher can plan, design, execute his or her teaching accordingly. The very first function says diagnose. जिस तरीके से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और आफ्टर गोइंग टू द डॉक्टर वो सबसे पहले हमें डायग्नोस करता है, हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो भी डिजीज है या हमारी जो भी बीमारी है उसको डायग्नोस करने की कोशिश करता है. वो सीधा हमें दवाई नहीं देता या सीधा हमें वो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है. सो इन द सेम वे टीचर भी हमें सबसे पहले डायग्नोस करेगा. डायग्नोस बच्चे की प्रॉब्लम्स को, उसकी स्ट्रेंथ्स को, उसकी वीकनेसेस को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटीज को डायग्नोस करने की कोशिश करेगा, सो दैट आगे की जो सारी प्लानिंग है, आगे की का जो सारा एग्जीक्यूशन है वो बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर कर सके. After diagnosing the problems or after diagnosing the child, the teacher will prescribe the content to the student. The teacher will choose the activities according to the student. The teacher will design the curriculum according to the student. The teacher will take test according to the student, and in the end the teacher will evaluate the students by asking questions, by taking tests, or through exams or verbal interaction in the classroom. The very first function which is diagnostic function, इस phase में अगर हम देखें तो हमारा जो independent variable है that is teacher, उसका काम सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है. वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि सारी चीजें उसी को करनी है. बच्चा अपने आप को डायग्नोज नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डायग्नोज नहीं करेगा. टीचर हेयर ही और शी हैज टू डायग्नोज द स्टूडेंट. तो यहाँ पे टीचर का काम जो है वो बहुत एक्टिवली उसको करना होगा, सो दैट वो बच्चे को पूरा हेड टू टो स्टडी कर ले और उसके बाद बच्चे के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने में उसे हेल्प हो. अब क्या क्या चीजें यहाँ पे टीचर करता है? सबसे पहले एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स. क्या क्या प्रॉब्लम्स टीचिंग में आ सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड, बच्चों का बिहेवियर इशू हो सकता है या कुछ भी और इशू. क्या क्या प्रॉब्लम्स टीचर को यहाँ पे आएंगी जो उसको क्लासरूम में उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक हर्डल हो सकती हैं. सेकेंड थिंग जो टीचर को डायग्नोस करनी है दैट इज द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ प्यूपिल. जब आपको बच्चा क्लास में मिलता है तो उस टाइम पे उसका जो बिहेवियर है वो क्या है. आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, किस तरीके की प्रीवियस नॉलेज बच्चा कैरी कर रहा है अपने साथ, जो आपने टॉपिक पढ़ाना है उससे पहले उसको कितना आता है, कितना जानता है उस टॉपिक के बारे में, कितनी इंफॉर्मेशन रखता है, या बिल्कुल वो बिल्कुल जीरो पर है और आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है उस बच्चे के साथ. सो ये सारा एंटरिंग बिहेवियर भी हमें पहले ही बच्चों के बाग का टीचर को देख लेना है, ताकि जब वो कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करे या टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करे तो उसके पास जो है एक अच्छी नॉलेज बच्चे के बारे में हो और फिर वो अपनी चीजों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सके. एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरी ट्रू, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी क्लास में एग्जिस्ट करेंगे. जब मेरे पास 40 के आसपास, 35-40 के आसपास बच्चा है क्लास में, तो मेरे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे. डाइवर्सिफाइड बच्चा होगा मेरे पास, तो मुझे उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी एक्सप्लोर कर लेना है. either you can divide those students into the levels like average, below average और above average, और आप चाहें तो इनमें 5 और 10 के ग्रुप्स में भी इंडिविजुअली डिफरेंसेस को उनके डायग्नोस करके उनको
उनको वर्कशीट्स दे सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करना, जान लेना, कितनी एबिलिटीज हैं, कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, कितनी वीकनेसेस हैं, हो सकता है किन्हीं दो बच्चों में या दो से ज्यादा बच्चों में हमें सेम एबिलिटीज देखने को मिल जाएं। तो अगर ये ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज या ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। देन टास्क एनालिसिस, अपने टास्क को एनालाइज करना कि मेरा जो टास्क है, मेरा जो करिकुलम है या मेरा जो टॉपिक है, क्या वो प्रॉपरली बच्चे के हिसाब से सूटेड होगा या नहीं होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव्स मैं बना रही हूँ तो कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं, कितने रह सकते हैं, और जो रह जाएंगे उन पे मुझे दोबारा किस तरीके से काम करना है। फिर बच्चे को कंटेंट शेयर करना, उसको सिखाना, समझाना। हो सकता है कि किसी भी बच्चे को एक या दो बार में कंटेंट नहीं समझ में आए, उसे रिपीटेडली हमें वो कंटेंट प्रोवाइड करना पड़े या बताना पड़े, तो उसके लिए भी आपके पास एक जो बैकअप प्लान है वो हमेशा होना चाहिए। एंड लास्टली, एनालिसिस ऑफ द कंटेंट इन व्यू ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो जो भी लर्निंग टाइप्स हैं, बच्चे के जो भी सीखने के प्रकार हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने कंटेंट को एनालाइज करना है। समटाइम्स द स्टूडेंट्स में बी स्लो लर्नर, समटाइम वो एक्टिव होते हैं, वन गो में सीख जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें ये देखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली और इक्वली डिवाइड हो रहा है बच्चों में या नहीं हो रहा। अगर मैं इस फंक्शंस को फेजेस में डिवाइड करके आपको बताऊं, तो डायग्नोस्टिक फंक्शन जो है एक तरीके से ये प्री फेज है हमारा, जो हमें टीचिंग करने से पहले ही कर लेना है, ताकि जब हम टीच करें तो हमारे पास सारी चीजें दिमाग में हो कि कब क्या 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 चीजें हमें करनी है, और किस टाइम पे हमें एक्टिविटीज प्लान करनी है, किस टाइम पर मुझे इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें हमारे पास पहले से ही माइंड में होंगी। द सेकेंड फंक्शन इज प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव जैसे प्रिस्क्राइब करना, बताना। इट इज द मेन सेक्शन ऑफ द टीचिंग, जहां पर हम पढ़ाएंगे, जहां पर हम बिहेवियर को भी देख रहे हैं, हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ एक टीचिंग स्ट्रैटेजी और टीचिंग टेक्निक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी टीचिंग से बच्चे के बिहेवियर में फेवरेबल चेंजेस हमें देखने को मिले। इस फेज में हम सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करेंगे वो फीडबैक पे करेंगे। फीडबैक जो हमें बच्चों के रिस्पॉन्सेज से मिल रहा है, मैंने पढ़ाते टाइम कोई क्वेश्चन पूछा, पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछा, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछा, सो उस टाइम पे फीडबैक कैसा रहा, क्या रिस्पॉन्स दिए बच्चे ने। हो सकता है रिस्पॉन्स अच्छे हैं, सो हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, हमने जो कंटेंट शेयरिंग की है, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी पढ़ाने की, वो बिल्कुल सही थी, और जो चीज हम देखना चाहते थे बच्चे के बिहेवियर में, जो चेंजेस हम देखना चाहते थे फ्रॉम नोविस टू लर्नर, वो हमें देखने को इजिली मिल गए हैं। Third and last function is evaluation function. It is the function which is basically performed after the टीचिंग, जहां हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएशन अब सिर्फ बच्चे की लर्निंग का नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस का नहीं होगा। इवेलुएशन हम ऑब्जेक्टिव्स का भी करेंगे, जैसे हमने बात की कि हम ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं, सो एट द सेम टाइम वी विल मेक श्योर कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, तो उनका भी इवैल्यूएशन यहाँ पर होगा। जितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, वेरी वेल डन। जो रह गए उन पे हमें दोबारा से किस तरीके से काम करना है, और कैसे मैं अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी इवैल्यूएशन को चेक करेंगे। सेकेंडली, हम जितने भी हमारा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन थे या डायग्नोस्टिक फंक्शन थे, उनकी इफेक्टिवनेस को भी यहाँ पर मेजर करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया वो सही था, स्ट्रैटेजी ठीक थी, ईदर माय स्ट्रैटेजी वाज वेरी गुड और आई नीड टू चेंज माय स्ट्रैटेजी। तो वहां पर भी वो इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि मेरे जो मैथोडोलॉजी था पढ़ाने का, मेरा जो तरीका था पढ़ाने का, वो कितना इफेक्टिव था, या मुझे उसमें कहीं चेंज करना है। डायग्नोस्टिक फंक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम बच्चे की जो एबिलिटीज हैं उसको सही से आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे। अगर नहीं रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हम उसमें भी मॉडिफिकेशंस करेंगे।
इसमें एलिमेंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं इवैल्यूएशन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइटेरियन टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट बनाना है जिसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड वो रहेगा, प्रॉपर सेगमेंट्स होंगे, प्रॉपर सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहेंगी, जिसके बेसिस पर हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। और फिर चेंज इन बिहेवियर का भी इवैल्यूएशन होगा। इफ यू रिमेम्बर हमने फर्स्ट फंक्शन में बात की थी कि एंटरिंग बिहेवियर क्या है बच्चे का। सो अगर एंटरिंग बिहेवियर में बच्चा बिल्कुल ब्लैंक स्लेट था, हमारे पास बिल्कुल नोविस था, उसे कुछ आइडिया नहीं था टॉपिक का, लेकिन जब हमने वो टॉपिक उसे पढ़ाया सो डेफिनेटली उसके अंदर वो नॉलेज आ गई, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, यस आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, नाउ आई नो अबाउट इट। सो वो चेंजेस जो हैं बिहेवियर के बारे में जो उसके बिहेवियर में दिखेंगे, उसका भी इवैल्यूएशन हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, नहीं, हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी करेंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारे सारे फंक्शंस की इफेक्टिवनेस, बच्चे का बिहेवियर, उसकी इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। So, the role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide ready-made knowledge. Generally जो हम करते हैं spoon feeding, नो, हमें बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट देना है जहाँ पर वो अपने इन्वेंशंस करने के लिए खुद तैयार हो। टीचर भी इन्वॉल्व होगा, बट टीचर को वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द स्टूडेंट, सो दैट वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे साथ साथ, और उसकी जो नॉलेज है वो लॉन्ग लास्टिंग उसके साथ स्टोर हो जाए और उसे बार बार रीकैप ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल।